हेलो फ्रेंड्स, हम लोग SCERT बुक से 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। 3 चैप्टर अपलोड किया गया है और आज चौथा चैप्टर है जिसका हम लोग 5 वीडियो 5 पार्ट तक देख चुके हैं। 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाके देख लीजिए। आज छठा पार्ट है और आज हम लोग देखेंगे, ये सब देख लिए थे, किसान आंदोलन तक हम लोग देख चुके थे। किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह, ये सब देख चुके थे। आज हम लोगों को देखना था किसान सभा का गठन। इन प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का भी आभास कराया। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में एक किसान सभा का गठन हुआ था, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की गई। इस वर्ष सरदार पटेल ने बिहार में यात्रा की। अब क्या हुआ, यह जो इतना सारा किसानों पर अत्याचार हो रहा था, इन अत्याचारों से बचने के लिए 1920 के दशक के लगभग में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब जगहों पर किसान सभाओं का गठन होना शुरू हो गया। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था, लेकिन इसको बहुत व्यापक आधार नहीं मिल पाया। उसको 1928 में सही रूप से उसको उतना क्या बोलेंगे, उसको व्यापक शक्तिशाली रूप स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जब 1928 में उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो पाया और उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में किया। पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की गई। इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। तो बिहार की यात्रा 1929 में सरदार पटेल ने की थी, जिससे इस आंदोलन को बल मिला। बारदौली सत्याग्रह में आप देखे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उसने 1929 में बिहार की यात्रा की, जिससे इस आंदोलन को बल मिला। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन आरंभ हुआ। 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और उस समय बिहार में क्या हो रहा था? बर्खास्त आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित हो गई। अब आते हैं मजदूर आंदोलन। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्गों में चेतना जागृत हुई। तो यूरोप में जिस तरह से औद्योगिकरण हो रहा था, मार्क्सवादी विचार फैल रहा था, तो भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ मजदूर वर्गों में चेतना जागृत हुई। मजदूर वर्गों में भी यह चेतना जागृत हुई कि औद्योगिकरण होना चाहिए और मार्क्सवादी विचार उन लोगों में भी आना शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अभयचर ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने को रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। इससे मजदूर असंतुष्ट थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी।
तो 1917 में आप देखे होंगे कि प्लेग की महामारी जब प्लेग का महामारी फैला था, उस समय मज़दूर शहर छोड़ के भागने लगे थे। तो वह शहर छोड़ के ना भागे, इसलिए मिल मालिकों ने क्या किया कि वेतन बढ़ा दिया कि हम आप लोगों को ज़्यादा वेतन देंगे। लेकिन महामारी जब ख़त्म हुआ तो यह समाप्त कर दिया गया, वेतन जो वृद्धि बढ़ाया गया था वह ख़त्म कर दिया गया। इससे मज़दूर असंतुष्ट हो गए, क्योंकि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और वैसे में अगर बोनस का कटौती कर दिया जाए तो जब पहले बोनस के साथ जी रहे थे तो मज़ा आ रहा था, अब कटौती कर देने से कष्टदायक हो गया। और मज़दूरों साथ ही गांधी ने मज़दूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। तो इस पे आंदोलन छेड़ दिया गया था और गांधी जी ने उन लोगों का साथ दिया था। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गई। तो बोनस कितना था? 35% निर्धारित किया गया कि 35% बढ़ा के वेतन दिया जाएगा। सन 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं थी जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। तो आप देखे होंगे कि रूसी क्रांति है, पिछले चैप्टर में हम लोग रूसी क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, वहाँ पर श्रम संगठन की स्थापना हो रही थी। इस तरह का जो विदेशी घटना के कारण यहाँ पर भारतीय लोगों में भी जागृति आया और मजदूर वर्ग थोड़ा जागरूक हुए। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। तो 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए। तो CR दास ने क्या सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और मजदूर को शामिल किया जाए बहुत ही सक्रिय रूप से और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए। कालांतर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलनों को अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। तो वामपंथी विचार क्या था? वामपंथी विचार था समाजवादी विचार। लोकप्रियता बढ़ी, वामपंथी विचार की लोकप्रियता बढ़ी, मजदूर आंदोलन और अधिक सशक्त हुआ, क्योंकि वामपंथी विचार, समाजवादी विचार जो था वह मजदूरों के लिए ही था। तो सरकार जो थे, ब्रिटिश सरकार चिंता में होने लगी, चिंता पड़ने लगा इन लोगों को कि भाई मजदूर तो अब आंदोलन कर रहे हैं, तो इनके विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किया जाने लगा। इस क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो हम लोग मेरठ षड्यंत्र केस पहले भी देख चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले मेरठ षड्यंत्र केस, तो उसके नाम पर मुकदमा चलाया गया था। इसी बीच 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे आरंभ में मजदूरों का समर्थन प्राप्त रहा। तो जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो मजदूरों का शुरुआत में समर्थन प्राप्त था। लेकिन 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों में यह विभाजित हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावधान मजदूरों का समर्थन जारी रहा। देखते हैं जनजातीय आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक अस्थायी तत्व बने रहे। तो 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 से लेकर 1900 तक जो हम लोग बहुत सारा जनजातीय विद्रोह देखते हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी में भी बहुत सारा आदिवासी विद्रोह हुआ है, जनजातीय विद्रोह हुआ है। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत में गोदावरी पहाड़ी के पुराने रंपा प्रदेश में भी अशांति थी, जहां 1916 में विद्रोह हुआ। इसने 1922 से 24 में
अलमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। साहूकारों द्वारा शोषण, झूम खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ दिया। तो यह किस युद्ध के बारे में बात कर रहा है? यहाँ पर है दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में। तो दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में अशांति थी और वहाँ पर 1916 में विद्रोह हुआ। 1922 से 24 में अलमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अलमूरी सीताराम राजू, इसका नाम याद रखिएगा, अलमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। साहूकारों द्वारा शोषण, झूम खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासी ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ दिया। तो सबसे पहले पुराने रंपा प्रदेश में अशांति जो थी 1916 में विद्रोह हुआ और 1922 से 24 में अलमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसका कि मतलब कि जो साहूकार जो थे और साहूकार द्वारा जो शोषण हो रहा था झूम खेती और पहले मतलब जमाने से चली आ रही चराई संबंधी अधिकारों पर लेके, तो इस पर आदिवासियों ने छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में किया? सीताराम राजू के नेतृत्व में। इनका नाम याद रखिएगा। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफ़ी धन एवं सैन्य शक्ति खर्च करनी पड़ी। अंततः 6 मई 1924 को राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मार दी गई। सितंबर 1924 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो एज़ यूजुअल दमन हो जाता था, सारा जितना भी विद्रोह था इस विद्रोह का भी दमन हो गया। उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1924 में खोंड विद्रोह हुआ। उड़ीसा में कौन सा विद्रोह हुआ? खोंड विद्रोह हुआ दसपल्ला रियासत में। सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1924 में खोंड विद्रोह हुआ। यह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों को यह भय था कि खोंड विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाट समूह की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं कालाहांडी के बस्तर तक फैल जाएगा। अतएव अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया। खोंडों के गांव को जलाकर नष्ट किया जाने लगा। तो उड़ीसा के खोंड जिला में मतलब यह विद्रोह हुआ था। तो ज़्यादा इसमें याद रखने वाला चीज़ नहीं है कि बस आपको याद रखना है कि खोंड विद्रोह कहाँ पर हुआ, उड़ीसा में कब हुआ, 1914 में। ठीक है, तो ये याद रखने का ज़रूरत है। इसी तरह जैसे रंपा विद्रोह पूछा जाएगा तो रंपा विद्रोह कहाँ पर हुआ? गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश, मतलब वहाँ पर रंपा विद्रोह हुआ। ठीक है, और यह किसके नेतृत्व में हो रहा था? अलमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हो रहा था। कब हो रहा था? 1922 से 24। तो यह डेट याद रखना है, कौन सा जगह था, कौन उसका नेतृत्व करता था, ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखने का ज़रूरत है। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया। यह खोंड विद्रोह का ही बात चल रहा है। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य युद्ध का माहौल बना दिया, जिसके अफवाह ने छोटा नागपुर क्षेत्र और उरांव के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का दिया। यह अफवाह की तरफ फैला और छोटे नागपुर क्षेत्र में भी छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव के बीच भी वैसा विद्रोह भड़का दिया। परंतु यह आंदोलन अहिंसक था जो 1914 से 20 तक चला। 1914 से लेकर 20 तक चला। इसका नेता जतरा भगत था। अब वही हर में याद रखना है कि खोंड विद्रोह का नेता कौन था? जतरा भगत। कब से कब तक रहा? 1914 से 20 तक। इस आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। जिसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गई। ठीक है, तो ये इसमें याद रखने वाला बात है कि जिसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया तथा मांस मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गई।
ठीक है। तो यह खोंड विद्रोह था। खोंड विद्रोह कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में हुआ। सामंतवादी रियासत दसपल्ला में खोंड विद्रोह हुआ। खोंड जाति के द्वारा 1914 से लेकर 1920 तक रहा। ठीक है। और इसके नेता कौन थे? जतरा भगत थे। और यह कौन से और मतलब कि और विद्रोह को कौन सा विद्रोह को भड़का दिया? छोटा नागपुर क्षेत्र में और उरांव के बीच ऐसा ही विद्रोह भड़का दिया। ठीक है। इसमें यह एक शैक्षणिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। मांस, मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात कही गई। 1920 के गांधीवादी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव जनजातियों पर पड़ रहा था, जिससे वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में थोडोई कुकियो ने विद्रोह कर दिया। 1917 में मयूरभंज के संथालों ने एवं मणिपुर के थोडियो कुकियो ने विद्रोह कर दिया। तो यह नाम याद रखिएगा, मयूरभंज में संथालों ने 1917 में और मणिपुर में थोडोई कुकियो ने विद्रोह कर दिया। 2 वर्षों तक छापामार युद्ध चलता रहा। इसमें पोथांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूर के अधिकारियों के सामने उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था तथा सरकार द्वारा झूम खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की शिकायत भी प्रमुख कारक सिद्ध हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें पोथांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था तथा सरकार द्वारा झूम खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी शिकायत प्रमुख कारक सिद्ध हुई। तो यह सब चीज़ किया जा रहा था कि बिना पोथांग प्रथा क्या था कि मजदूर को कोई पैसा वैसा नहीं मिलता था, कुछ मजदूरी नहीं मिलता था और अधिकारियों का सामान उठाना रहता, मतलब अंग्रेज़ों का सामान उठाने के लिए कहा जाता था। दूसरा क्या था कि झूम खेती पर प्रतिबंध ब्रिटिशर्स जो थे वह झूम खेती पर प्रतिबंध लगाते थे, क्योंकि झूम खेती करने से झूम खेती किसको कहते हैं कि कुछ दिन तक वहाँ पर साफ़ सुथरा करके ज़मीन को और वहाँ पर खेती किए, फिर उस जगह पर जब उर्वरता कम हो गई तो कहीं और चले गए। तो इससे एक जगह स्थायी नहीं हो पाता था और इससे अंग्रेज़ों को कर नहीं मिल पाता था बेसिकली। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि झूम खेती कोई नहीं करेगा। तो यह पोथांग प्रथा याद रखिएगा कि पोथांग प्रथा क्या है कि बिना मजदूरी के अधिकारियों का सामान उठाना। आदिवासियों को कहा जाता था कि हम मजदूरी नहीं देंगे लेकिन आप मेरा सामान उठाइए। तो यह था, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जनजातियों में तीव्र राष्ट्रवादी भावना देखी गई। तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसमें हम लोग यह भी देखे थे कि कुछ जगह पे और भी तरह का विद्रोह चल रहा था। तो उसमें जनजातीय विद्रोह भी, जनजातीय लोगों में भी तीव्र राष्ट्रवादी भावना देखी जा रही थी। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिणी बिहार में आदिवासियों के बीच जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना उभरी। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं गति मिली। तो उससे पहले जो था बहुत सारा, जो देखिए बॉक्स में दिया हुआ, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा, ये सब जो था, ये सब तो छोटा मोटा दल बनाया जा रहा था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था एक मतलब इन सबसे बड़ा मतलब कि एक राजनीतिक दल स्थापित किया गया और यह एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इसके बाद जो था वह राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली, नई गति मिली। आगे हम लोग देखते हैं। हालांकि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी।
इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, समाचार पत्रों के विकास, धार्मिक सुधार आंदोलन, मध्यम वर्गीय बुजुर्ग बुद्धिजीवियों के उत्थान एवं यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह अचानक से मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कर दिया गया। इसके पहले भी बहुत कुछ हो रहा था, जैसे कि आधुनिक शिक्षा पद्धति का प्रसार, ठीक है, समाचार पत्रों का विकास, धार्मिक सुधार आंदोलन, सती प्रथा बंद करना, विधवा पुनर्विवाह को शुरू करना, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के उत्थान एवं यूरोप में चलने वाली राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यूरोप में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, चाहे वह फ्रांस का हो और भी जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इस तरह का जो हम लोग पढ़े हैं, मतलब जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग देखें, उससे भी भारतीय लोगों में जागृति आई। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठन भी स्थापित हो चुके थे। तो हम लोग देखें क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारा हो चुका था, जैसे ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा, इस तरह का जो था पूरा जो ये बॉक्स में दिया हुआ, इस तरह का संगठन बहुत सारा बन चुका था क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, यह पूरा अखिल भारत, मतलब कि पूरे भारत के लिए था। कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिदिन बढ़ता गया। प्रारंभ में ये आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक रहा, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्ग की सहानुभूति इसे प्राप्त होने लगी। तो यह छोटा मोटा मतलब कि एक क्षेत्रीय स्तर पर अंग्रेज़ों से जो लोग परेशान थे, वो क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे। और शुरुआत में यह शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे, जो मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग थे वो लोग कर रहे थे, क्योंकि जो अमीर है उसको क्या ज़रूरत है, उसके पास तो बहुत पैसा है, तो उसको कोई शोषित नहीं कर सकता, और उसको ये भी मिलता था, मतलब संरक्षण भी मिलता था अंग्रेज़ों का। जो गरीब है वो तो शोषण से ही परेशान है, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, वह शिक्षित भी नहीं है। तो शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग जो थे वह क्या बोलते हैं, यह राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बाकी सारे वर्ग भी जो थे, उन लोगों से भी इनको मतलब सहानुभूति प्राप्त होना शुरू हो गया। इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लीटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीयों द्वारा ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा था। तो आप लोग लॉर्ड लीटन के बारे में पढ़े होंगे कि लॉर्ड लीटन ने 1878 में प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम लगा दिया था। प्रेस अधिनियम मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कहते हैं कि भारतीय जो भाषा है उसमें कोई भी अखबार नहीं छापा जाएगा, केवल अंग्रेजी भाषा में छापा जाएगा, भारतीय भाषाओं में नहीं छापा जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया था लॉर्ड लीटन ने। दूसरा क्या था कि शस्त्र अधिनियम लगा दिया था। शस्त्र अधिनियम में क्या था कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के शस्त्र अपने पास नहीं रख सकता है, जिसके कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया गया, जिसके कारण लॉर्ड रिपन जब आए थे तो रिपन ने प्रेस अधिनियम को वापस ले लिया। यद्यपि अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर भी यह विजय भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए मार्ग प्रशस्ति का काम किया। तो इतना विद्रोह हुआ, इतना इसका विरोध हुआ प्रेस अधिनियम का कि जब लॉर्ड रिपन आए तो उनको वापस लेना पड़ा। जबकि कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो अभी 1885 में बना है। इससे पहले ही यह जब मतलब कि एक बड़ा उपलब्धि इन लोगों को मिला कि यह लोग विरोध किया और सरकार को वापस लेना पड़ा इस बिल को, इस कानून को। तो इससे राष्ट्रीयता की भावना जो थी भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक मार्ग प्रशस्ति का काम किया। उन्हें लगने लगा कि संगठित होना अति आवश्यक है। उसके बाद उन लोगों को लगा कि अगर हम लोग संगठित होकर काम करेंगे तो कुछ मतलब बात बन सकता है। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुआ इल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने के लिए पर्याप्त कारण दे दिया। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत हुआ था। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल था कि पहले यह कानून चलता था कि भारतीयों का जो फैसला रहेगा, मुकदमा जो रहेगा, वह कोई भी जज सुन सकता है।
मतलब भारत का भी जज सुन सकता है या यूरोप का भी जज सुन सकता है, लेकिन जो यूरोपियों का मुकदमा रहेगा वह केवल यूरोपीय जज सुन सकता है, भारतीय जज नहीं सुन सकता है। तो इल्बर्ट बिल में यही कहा गया था कि अब जो यूरोपीय लोगों का जो मुकदमा है वह कोई भी जज सुन सकता है, यानी कि यूरोपीय लोग भी जज सुन सकता है और भारतीय जज भी सुन सकता है। तो इसी का जो मतलब कि इसी बिल का विरोध होना शुरू हुआ था। यूरोपियन लोगों ने विरोध करना शुरू किया, जिसको श्वेत विद्रोह कहते हैं। यूरोपियों को संगठित विद्रोह से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने के लिए पर्याप्त कारण दे दिया। तो इस बिल के विरोध में, इल्बर्ट बिल के विरोध में यूरोपियों ने संगठित होकर इसका विरोध करना शुरू किया, और इस विद्रोह को क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह कहते हैं। तो इसके बाद जब संगठित होकर यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, तो भारतीयों को समझ में आया कि संगठित होना कितना ज़रूरी है, और संगठित होने के लिए उनको बाध्य किया। अतः 1883 के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। तो 1883 में दिसंबर, इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था, यानी कि सबको एक जगह संगठित करना था। सिंपल बात यही है। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलेन एक्टोवियन ह्यूम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। तो A.O. ह्यूम का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, जिसका पूरा नाम है एलेन एक्टोवियन ह्यूम। तो इसने क्या किया कि यह प्रयास जो था एक जगह संगठित करने का प्रयास, वह 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी। इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम भारतीय नेता एवं भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन से इस संबंध में विचार विमर्श करते रहे। इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। तो यह जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। यह एक मतलब क्या है कि इनको ब्रिटिशर्स की तरफ से भी समर्थन प्राप्त हो गया था। अंततः 24-26 दिसंबर 1885 को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक प्रस्तावित हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया, और तब यह बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में सोमवार 26 दिसंबर 1885 को हुआ, और यहीं इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये जो इसमें हिंदी में दिया गया, हो सकता है हम कुछ गलत पढ़ दिए होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 1885 है या 4 है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ लोगों का समूह है। तो अमेरिका में आप जानते होंगे कि कांग्रेस होता है, वो आप मतलब यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी है, पर वहाँ पर कांग्रेस क्या होता है, मतलब कि जैसे पार्लियामेंट में सब लोग बैठते हैं उस तरह से कांग्रेस, वहाँ पर कांग्रेस का मतलब यही होता है समूह। ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस समय कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे, जिसके प्रारंभिक उद्देश्य इस प्रकार थे। तो इसमें क्या याद रखना है कि पहले क्या तय किया गया था कि पूना में यह बैठक रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैलने के कारण उस जगह को बदल के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में सोमवार 26 दिसंबर, अब ये डेट देख लीजिएगा, इस तारीख को हुआ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब कि इस जगह पर नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले इसका नाम था, लेकिन जब पहला इसका बैठक हुआ तो उसी समय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कर दिया गया। और कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, समूह। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसमें सदस्य कितने थे, 72 सदस्य थे।
तो ये सब याद रखने वाला बात है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की 1884 में। फिर इसका पहला बैठक हुआ, पहले पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में रखा गया, ठीक है। और इसी समय इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 72 सदस्य थे पूरे, ठीक है। अब इसका प्रारंभिक उद्देश्य इस प्रकार था। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, क्यों यह संघ बनाया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठन के बीच एकता की स्थापना का प्रयास था। तो पता ही है आपको कि देख लिए थे कि बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर सब लोग राष्ट्रीयता का भाव लेके एक मतलब अपना अपना संगठन बनाए हुए थे। तो सबको सोचा कि एक जगह जमा कर देते हैं, इससे क्या होगा, एकता आएगा और हम लोग आगे कुछ काम कर सकेंगे, यूनिटी होना चाहिए। तो दूसरा क्या था, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना। तो सारे जो भारत के देशवासी हैं सभी के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित करना, सारे जाति, धर्म, किसी भी तरह का भेदभाव को साइड में रख के और मित्रता और सद्भावना के संबंध स्थापित करने के विचार से इसको बनाया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना, मतलब राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए यह जो संघ थी यह प्रयास करेगी। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषय के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्रमाणों का लेख तैयार करना। तो इसमें तय हुआ था कि जितना भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, भारत का जितना भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा उस पर चर्चा विचर्चा करने के लिए सब लोग साथ में रहेंगे। प्रार्थना पत्रों तथा स्मारक पत्रों द्वारा वायसरा एवं उनकी काउंसिल से सुधार हेतु प्रयास करना। तो भारत में जितना भी गड़बड़ी हो रहा है उससे रिलेटेड कोई सुधार अगर करवाना है तो प्रार्थना पत्र के थ्रू वायसराय को भेजना कि भाई कुछ सुधार कर दो। इस तरह कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य शासन में सिर्फ सुधार लाना था। तो शुरुआत में क्या था, शासन में सुधार लाना था। सन 1905 में करजन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विद्रोह के स्वर उठने लगे और 1907 में इसमें फूट पैदा हो गई, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमज़ोर पड़ गई। तो शुरुआत में 1885 से जब से वह उसका गठन हुआ तब से लेकर 1905 तक ये लोग केवल सुधार कर रहे थे। लेकिन 1905 में जब करजन ने बंगाल विभाजन कर दिया तब इनमें एक विद्रोह का भावना मतलब उठने लगा कि हम लोगों को फूटो और मतलब क्या कहते हैं उसको, तोड़ो और राज करो वाली जो नीति है वह उन लोगों को समझ में आने लगा। इसके बाद 1907 में आपको पता होगा शायद कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। विभाजन नहीं कहेंगे, दो गुटों में बट गया था, गरम दल और नरम दल, ठीक है। गरम दल वो लोग थे जिनको लगता था कि ये रिक्वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं, चुपचाप लड़ाई करो, क्रांति करो। और जो नरम दल वाले थे वो बहुत शांति तरीके से सुधार लाना चाहते थे, जो पहले से चलता आ रहा था। आगे देखते हैं, फूट पैदा हो गई जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमज़ोर पड़ गई। अब दो गुटों में बट गया तो कांग्रेस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई। गांधी जी के भारतीय राजनीति में पदार्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की और आगे चलकर इसी पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रमुख भूमिका अदा की। तो बाद में 1915 में जब गांधी जी लौटे तो उसके बाद 1916 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें सारे दल, गरम दल, नरम दल और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग भी सब एक जगह हो गया था, उसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तो सब शामिल हो गए थे, मतलब सब एक जगह जुड़ गए थे और उसके बाद फिर आगे का काम किया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, आगे हम लोग अभी है कुछ एक पार्ट और लगेगा, ठीक है। थैंक यू।